हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने टाइटल में देख लिया है कि आज हम एनटीए ने जो लेटेस्ट एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया था यूजीसी का, दैट वाज ऑन 31 दिसंबर 2025, उसको डिस्कस करने वाले हैं। आप जब क्वेश्चंस देखेंगे आप कुछ चीजें ऑब्जर्व करेंगे। द वेरी फर्स्ट इज रिपीटेड टॉपिक्स, कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो रिपीट हुए हैं। सेकेंड, द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, कौन से पैटर्न्स पूछे गए हैं, मैच द फॉलोइंग असर्शन रीजन, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, वो सब आपको समझ आएगा। तीसरा, शिफ्ट बिटवीन द यूनिट्स। मैंने इन सीक्वेंस सारे क्वेश्चंस उठाए हैं। ऐसा नहीं किया मैंने कि रिसर्च के एक जगह क्लब कर दिए हैं, टीचिंग के एक जगह क्लब कर दिए। क्यों? ताकि आपको पता चले कि अगर एक क्वेश्चन आपका टीचिंग का है तो जो नेक्स्ट है वो लॉजिकल रीजनिंग का है, नेक्स्ट आपको रिसर्च का है, फिर शायद आपको रिसर्च का है, और फिर आपको कम्युनिकेशन का है। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। The very first question says arrange the following p values from lower level to higher level of significance. देखिए, आपको एक चीज याद रखनी है कि जो हमारी p वैल्यू होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी p वैल्यू ज्यादा है तो हमारा जो सिग्निफिकेंस होगा वो कम होगा, एंड वाइस वर्सा। अब हमें लो लेवल से हाई लेवल में ले जाना है। अब सिग्निफिकेंस लो किसका होगा? जिसकी पी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पी वैल्यू कौन सी है? ई ऑप्शन में है। जब आप ई ऑप्शन को चूज करेंगे आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद आएगा 0.5 के बाद 0.05, फिर आएगा 0.01, फिर 0.001 एंड देन 0.001। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि पी वैल्यू और सिग्निफिकेंस वैल्यू में जो रिलेशनशिप होता है वो इनवर्स होता है, और उसके हिसाब से चाहे वो सिग्निफिकेंस के लिए पूछे, क्या पता वो यहाँ पे बोल दे कि मतलब आपको हायर से लोअर लेवल पे लेके जाना है इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंस, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मैं साथ साथ यहाँ पे ना आपके लिए यूनिट्स पे लिख देती हूँ। ये रिसर्च एप्टीट्यूड का है। ये आपसे लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। आपने इसको मैच करना है। ये मूव्स एंड फिगर्स है। पहले मूव्स एंड फिगर्स वन लाइन डायरेक्ट पूछे जाते थे। अब देखिए इस बार इन्होंने मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में दे दिया है। ये हमारा ए है, ये हमारा आई है और आई है। ए आई आई, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ करते ही हमारे तीन ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी मैच करते हैं। डी का हो जाएगा 1, दिस इज ई, दिस इज ओ, दिस इज ओ। और आपको पता है कि ये जो ये वाला होता है, ये होता है हमारा फिगर 1, ये होता है फिगर 2, फिगर 3 एंड दिस इज फिगर 4। तो जो ये फिगर 1 है, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए फिगर 1 में मैं कलर चेंज करती हूँ। ये हमारा मिडिल टर्म है, ये ऐसे है। सो दिस इज फिगर 1। ठीक, यहाँ पे देखिए ये मिडिल टर्म यहाँ पे है, मतलब दोनों कहाँ है? सब्जेक्ट वाली साइड पे है। तो जो सब्जेक्ट वाली साइड पे होते हैं, ये देखिए ये जो है ये सब्जेक्ट, और ये हमारा ये दो प्रेडिकेट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट वाली साइड पे है दोनों। तो ये आ गया हमारा 3। उसके बाद अगर यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म यहाँ पे है, सो दिस इज फिगर नंबर 2, और ये आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से आप देख रहे हैं तीनों क्वेश्चंस अलग अलग यूनिट से आए हैं। इंटरजेनरेशनल इक्विटी रिगार्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज, बिल्कुल हमें अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा के रखने हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन द सोसाइटी, बिल्कुल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द एक्सपेंस ऑफ एनवायरमेंट, क्या एक्सपेंस ऑफ एनवायरमेंट यानी हमें एनवायरमेंट को दाव पे रख के फिर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है? नो। रिडक्शन इन सोसाइटीज यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बिल्कुल करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये टीचिंग एप्टीट्यूड से, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद अफेक्टिव डोमेन? अफेक्टिव डोमेन, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ठीक है, हमें पता है अफेक्टिव
का निमोनिक क्या होता है, R²VOC। तो जब यहाँ पे C क्या है, कैरेक्टराइजेशन, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से, लिक्विड दैट पासिस थ्रू द लैंडफिल एंड दैट हैज एक्सट्रैक्टेड डिसॉल्व्ड इन सस्पेंडेड मैटर, इसको बोलते हैं लीचेट। लीचेट क्या है कि जैसे कोई लैंडफिल है, ठीक है, कूड़े का ढेर है, ठीक है, ये कूड़ा है सारा, ठीक है, अब पास में ही लेट्स से कुछ घर है, ठीक है, यहाँ पे लोग रहते हैं। अब क्या है कि यहां से सपोज कोई पीने वाला पानी आ रहा है, ठीक है, उसका ड्रेनेज सिस्टम है कोई पीने का, ठीक है, ड्रेनेज वाटर सिस्टम है ये। अब क्योंकि जो कूड़े का ढेर पड़ा है, ठीक है, उसमें कुछ गंदगी होगी, कुछ मेटल्स होंगे, कुछ बैक्टीरियाज होंगे, जब वो इस पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, और ये पानी शायद घर में यूज हो रहा है, या मे बी किसी फैक्ट्री में यूज हो रहा है, या मे बी किसी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, तो इस चीज को हम बोलते हैं लीचेट। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीटी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फाइल फॉर्मेट, ठीक है, ये हमारे फाइल एक्सटेंशन वाला जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर आएगा .vaw, क्योंकि ये हमारा वीडियो का फॉर्मेट होता है, फाइल का नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन लॉजिकल रीजनिंग से पूछा गया है, द कैटेगोरिकल सिलोजिज्म टू कमिट्स द फैलेसी ऑफ। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने, आप एनटी की चालाकी देखिए, इन्होंने फैलेसी के साथ आपका मूड्स एंड फिगर्स को कंबाइन कर दिया है, दो टॉपिक्स कंबाइन करके। अगर बच्चे सोचते हैं कि हम मूड्स एंड फिगर्स छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे फंस जाएंगे, या फिर बच्चे सोचते हैं फैलेसी छोड़ देते हैं, फिर फंस जाएंगे। तो इसलिए आपको जो भी टॉपिक्स एनटीए ने मेंशन किए हैं वो आपको करके ही जाने हैं। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए एक्सक्लूसिव प्रेमाइस। एक्सक्लूसिव प्रेमाइस क्या बोलता है कि बोथ द प्रेमाइसेस शुड बी नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे जो सिलॉजिज्म दिया है ट्रिपल ए का मतलब होता है ऑल, और वो पॉजिटिव होता है, तो यानी ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी, ठीक है, ए हटा दिया हमने। अब ट्रिपल A1 जो होता है ना, इट कमिट्स नो फैलेसी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जब आप मूड्स एंड फिगर्स पढ़ते हैं तो ट्रिपल A1 हमारा डिफाइन करता है एक मूड को, जिसको हम बोलते हैं बारबरा, मतलब जो फिगर फॉर्म होती है इस मूड और इस फिगर से, इसको हम बोलते हैं बारबरा। सो ऑप्शन सी करेक्ट है और ऑप्शन सी दोनों में है, ठीक है। अब हमें बी को चेक करना है, द कैटेगोरिकल सिलोजिज्म EIO कमिट्स द फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स। देखिए फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स के लिए हमें 4 टर्म्स चाहिए होती है, लेकिन जो EIO है इसमें ऑलरेडी 3 टर्म्स प्रेजेंट होती है, तो एज सच कोई जो फैलेसी है वो कमिट नहीं हुई है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से, which of the following is a criteria air pollutant as well as a greenhouse gas, यानी कि वो एयर पॉल्यूटेंट भी है और वो ग्रीन हाउस गैस भी है, वो क्या है हमारा, वो है हमारा ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हायर एजुकेशन से, एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, नॉलेज कमीशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अब देखिए एजुकेशन कमीशन ने क्रिएट किया था इंडियन एजुकेशनल सर्विसेज को, ए का 3, 2 ऑप्शंस हो गए एलिमिनेट। अब हमें पता है कि यूजीसी किसने इस्टेब्लिश किया था, यूजीसी वाज इस्टेब्लिश बाय यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, बी का 1, दोनों में बी का 1 है, ठीक है। अब चलते हैं नॉलेज कमीशन। नॉलेज कमीशन ने एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने की बात की थी, सी का 4, and secondary education commission 12th class should be attached to the university, so option number 1 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 10 टीचिंग एप्टीट्यूड से, the capacity to think about our own thinking is metacognition, करेक्ट स्टेटमेंट है। metacognition is an instrumental in controlling our own cognitive and motivational processes, बिल्कुल। टीचिंग
people how to learn stems from the idea of fostering a sense of agency and responsibility within learners. Correct. Metacognition anyhow does not help in teaching people how to learn. नहीं, ऊपर से बात हो रही है कि वो हेल्प करता है, ठीक है, कि हम अपनी कॉग्निटिव या मोटिवेशनल प्रोसेसेस को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो ये तो इसको ऑपोजिट बोल रहा है. देन मेटाकॉग्निशन नॉलेज एंड सेल्फ रेगुलेशन आर रिलेटेड कंपोनेंट्स. यस. सो डी को जब एलिमिनेट किया तो हमारे 3 ऑप्शंस खुद एलिमिनेट हो गए और ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन टीचिंग से, या फिर आप इसको हायर एजुकेशन से भी कंसिडर कर सकते हैं. For the purpose of credit calculation under NCRF, overall 1 credit is equivalent to 13 notional learning hours. Next question, research aptitude से reliability. Reliability का मतलब क्या होता है? Consistency. तो जो हमारा कंस्ट्रक्ट होगा वो वेरिएबल नेचर का होगा, यानी वो वेरी करता रहेगा. उसको कम करने के लिए तो रिलायबिलिटी यूज करेंगे. सो रिलायबिलिटी इज मिनिमाइजेशन ऑफ वेरिएबल एरर. ए का 3, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट. वैलिडिटी. वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? वैलिडिटी मींस एक्यूरेसी. मैं आपको सिखा रही हूँ कि अपने वर्ड्स, अगर आपको पता है बेसिक कि रिलायबिलिटी का मतलब कंसिस्टेंसी होता है और वैलिडिटी का मतलब एक्यूरेसी होता है, तो आप उससे कैसे मैच कर सकते हैं. अब कोई चीज एक्यूरेट कब होगी? जब वो कांस्टेंट रहेगी. सो मिनिमाइजेशन ऑफ कांस्टेंट एरर इज एक्यूरेसी. बी का सेकंड. ऑब्जेक्टिविटी, मिनिमाइजेशन ऑफ पर्सनल एरर. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्टिविटी क्या होगी? जहां पे आपके अपने पर्सनल ओपिनियंस आते हैं, जहां पे आपके पर्सनल ओपिनियंस आएंगे उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिविटी. तो पर्सनल ओपिनियंस को रिड्यूस करने के लिए या पर्सनल एरर को रिड्यूस करने के लिए हम ऑब्जेक्टिविटी यूज करेंगे. सो सी का 1. एंड नॉर्म्स क्या हो गया? जब हम इंटरप्रेट करते हैं, सो उनका जो एरर है उसको कम करना है, नॉर्म्स. सो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा. नाउ अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स ऑफ एजुकेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है, ये फिर से हायर एजुकेशन या टीचिंग एप्टीट्यूड. हायर एजुकेशन बेटर रहेगा. ठीक है, स्वयं मूक, ओपन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड एबीसी. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, सबसे पहले आएगा कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन. डेवलपमेंट बताना है तो सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंस. 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. फिर आगे हमारा डिस्टेंस, डी के बाद सी दोनों में है. उसके बाद आएगा हमारे पास ओपन एजुकेशन, बी. फिर आएगा स्वयं, और फिर आएगा हमारे पास एबीसी. ये तो सबको पता है, लेटेस्ट है. और जो कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन थी वो सबसे पहले इस्टेब्लिश की गई थी. तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा. एसर्शन रीजन आईसीटी से पूछा गया है. रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी. करेक्ट स्टेटमेंट है. क्यों? क्योंकि जब भी हम स्विच ऑफ करते हैं पावर को, तो जो उसके कंटेंट्स है वो लॉस्ट नहीं होते हैं. सो बोथ आर करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बस आपको पता होना चाहिए वोलेटाइल कौन सी मेमोरी होती है और नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है. क्वेश्चन नंबर 15 अगेन एसर्शन रीजन का है. रिसर्च एप्टीट्यूड प्लस हायर एजुकेशन कंबाइंड. So leaders in higher education institutions set the tone for academic and research excellence. Exactly. आपकी जो लीडर्स हैं उनकी लीडरशिप बहुत हद तक डिफाइन करती है कि आपका जो एकेडमी है या जो आपकी इंस्टीट्यूशन है उसमें एकेडमिक एक्सीलेंस और रिसर्च एक्सीलेंस किस लेवल का होगा. रीजन बोल रहा है इफेक्टिव लीडरशिप इज एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव एलोकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन हायर एजुकेशन. करेक्ट स्टेटमेंट है. बट क्या ये इसका करेक्ट रीजन है? कि क्योंकि करेक्ट जो लीडरशिप अच्छी होती है, इफेक्टिव लीडरशिप होती है, ठीक है, वो क्या करती है? एलोकेशन और मैनेजमेंट रिसोर्सेज का अच्छा करती है, बिल्कुल. बट क्या उससे एक्सेलेंस पे कोई अभाव पड़ता है? पड़ता है किसी हद तक, बट ज्यादा नहीं पड़ता है. इट इज नॉट द ओनली रीजन. इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो करेक्ट आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से. क्वालिटेटिव रिसर्च कैन बी construed as a strategy that embodies a view of social reality and constantly shifting emergent properties. क्योंकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो हम डिफाइन करते हैं वर्ड्स में या फिर टेक्स्ट में या फिर इमेजेस में. वहां पे हम क्वांटिफाई नहीं कर पाते, हम उसको नंबर्स में मेजर नहीं कर पाते हैं.
इसीलिए ये एक सोशल रियलिटी एम्बाइब करती है अपने अंदर। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे प्रमोटिंग ट्रांसलिंग्विज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज, ऐसा कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च एप्टीट्यूड से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज एप्रोप्रिएट फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च। और रीजन बोलता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बायस in the selection of samples. So both the statements are correct and it is a correct explanation. क्यों? क्योंकि हम देखिए जहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी, ठीक है, ऑब्वियसली वहां पे बायसनेस कम होगी। क्यों? क्योंकि इक्वल चांसेस होंगे सिलेक्शन के, ठीक है। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी तो क्वालिटेटिव में होगी ना। तो ये हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और ऑप्शन नंबर 1 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो अगर आप कहीं पे आपने नोट किया है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आपने अगर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का डिफरेंस रखा है या फिर प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी के का डिफरेंस कहीं लिखा हुआ है, तो आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के नीचे ऐसे करके लिख सकते हैं, इट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर और ये क्वालिटेटिव होती है नेचर में, ठीक है। यहाँ पे जो बायसनेस है वो कम होती है, यहाँ पे बायसनेस ज्यादा होती है। सो आपने ऐसे पीवाईक्यूज यूज करके अपने जो नोट्स हैं उनको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीटी से अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोसेसिंग पावर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, तो सबसे ज्यादा हमारा सुपर कंप्यूटर्स का होता है, ठीक है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर के बाद आते हैं मेन फ्रेम। तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट क्राइटेरियन रेफरेंस। आपको पता है क्राइटेरियन में क्या होता है, एक बेंचमार्क सेट किया जाता है। क्या उसको डोमेन रेफरेंस बोलते हैं? बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव रेफरेंस बोलते हैं? बिल्कुल। मास्टरी टेस्ट में यूज होता है? बिल्कुल। क्या हम यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन की बात करते हैं? नो। रिलेटिव पोजीशन की बात हमारी नॉर्म रेफरेंस में होती है। तो अब इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चला कि क्राइटेरिया रेफरेंस को हम डोमेन और ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। क्या पता इस बार जो क्वेश्चन पूछा जाए वहां पे आपको इन दो नामों में से कोई कुछ मिल जाए और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये कौन सा रेफरेंस टेस्ट है, तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। सो ये अपने साथ में लिखना है। सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड से, सर्वे रिसर्च ऑन अ सैंपल एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम पर्टेन्स टू। देखिए हमारे पास दो तरीके के रिसर्चेस होते हैं, एक होता है क्रॉस सेक्शनल और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल क्या हो गया, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मेंटल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इस पे कुछ काम कर रही हूँ, ठीक है, और मुझे इसके लिए लेट्स से मेन चाहिए, विमेन चाहिए, बूढ़े लोग चाहिए, टीन टीन्स चाहिए, ठीक है, और छोटे बच्चे चाहिए। अब क्रॉस सेक्शन में क्या होगा कि मैं एक आदमी उठा लूंगी, एक मैंने लेट्स से औरत उठा ली, ठीक है, एक बुजुर्ग अंकल को ले लिया, एक टीनेज बच्चा ले लिया और एक छोटा सा बच्चा ले लिया। मैंने एक ही टाइम पे अपने सब सैंपल्स कलेक्ट कर लिए, ठीक है, हर एक एज ग्रुप से मैंने एक एक दो दो लोग उठा लिए। लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा, कोई एक आपने बच्चा कोई पैदा हुआ, ठीक है, वो 2 साल 3 साल का हुआ, आपने उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब तक वो बुजुर्ग नहीं हुआ आपने उसी एक सैंपल को स्टडी किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल में जो सैंपल होता है वो सेम होता है, लेकिन जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, जो सैंपल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो टाइम पीरियड होता है वो सेम होता है, ठीक है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। सो ऑप्शन नंबर 1 क्रॉस सेक्शनल, क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला एट अ सिंगल पॉइंट, एक ही टाइम पे हमने अलग अलग सैंपल्स ले लिए हैं अपनी रिसर्च के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्युनिकेशन से, प्लान पब्लिसिटी दैट स्प्रेड्स स्पॉन्टेनियसली एंड रैपिडली बाय वर्ड ऑफ माउथ बट ऑल्सो बाय सोशल नेटवर्क साइट्स थ्रू आउट अ पोटेंशियल मीडिया कंज्यूमर मार्केट रेफर्स टू, ठीक है। हम क्या बोलते हैं इसको, वायरल एडवर्टाइजिंग, है ना, बोलते हैं ना वायरल हो गए, यानी कि आप सोशल नेटवर्क साइट से भी और वर्ड ऑफ माउथ से भी कि लोग उसके बारे में बहुत बात कर रहे हैं, तो वो होता है वायरल एडवर्टाइजिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कम्युनिकेशन, हमें इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है, कंप्लेक्सिटी बिगनिंग विद द मोस्ट पर्सनल। तो मोस्ट पर्सनल क्या होता है हमारा, इंट्रा पर्सनल, जैसे हम प्रे करते हैं, ठीक है। फिर आता है इंटरपर्सनल, जो दो लोगों के बीच में बात होती है, डीबी, ठीक है। फिर आता है इंट्रा ग्रुप, इंट्रा ग्रुप मतलब विद इन ग्रुप, अपने ही ग्रुप में बात हो रही है, विद इन ग्रुप। फिर आता है इंटर ग्रुप, दो ग्रुप्स के बीच में बात हो रही है। और लास्ट आता है हमारा इंस्टीट्यूशनल। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, again communication, which of the following principles are true for a typical communication process? Communication messages are both verbal non-verbal, correct. The communication process does not involve mutual influence, गलत है, it does involve mutual influence. Communication messages can be intentional, unintentional, it can be complex and subtle. तो अगर हम B को निकाल दें तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ACD करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगेन assertion reason, फिर से लॉजिकल रीजनिंग से, AAA2 इज एन इनवैलिड कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, करेक्ट है, क्योंकि AAA1 जो है वो वैलिड है। तो जब हमें पता लग गया कि AAA2 इनवैलिड है, तो assertion करेक्ट है हमारा। तो ये वाला मतलब एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नाउ AAA2 कमिट्स द फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रोमाइस, मैंने अभी बोला था एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जहां पे नेगेटिव बात की जाती है। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। तो ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। नाउ कम्युनिकेशन, हमें टाइप्स दिए नॉइज के और एग्जांपल्स दिए। साइकोलॉजिकल विच इज रिलेटेड टू द माइंड, वो क्या होता है हमारा, फिटिंग, एक सेकेंड, एक ही से मिल गया। उसके बाद आता है फिजिकल, फिजिकल का मतलब ब्राइट लाइट्स। देन साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया, रिजिडाइज एंड सिमेंटिक, लैंग्वेज रिलेटेड, दैट इज वर्ड्स आर नॉट अंडरस्टूड, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग, कॉन्ट्रापोजिशन इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ। अब ये जो हम रूल्स करते हैं इमीडिएट इन्फरेंस में, तो कॉन्ट्रापोजिशन हमारे आई के लिए इनवैलिड होता है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से, टाइप्स ऑफ स्केल से पूछा गया है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो एंड इंटरवल। सो नॉमिनल क्या है कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ कैटेगरीज की बात हो रही है, ए का 3, दो ऑप्शंस एलिमिनेट। उसके बाद आता है हमारे पास ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्या हो गया कि आप उसको रैंक कर रहे हैं या फिर आप उसको सीक्वेंस कर रहे हैं। सो बी का 1, ऑप्शन नंबर 1। रेशियो क्या हो गया कि आप प्रोपोर्शंस इजीली डिफाइन कर रहे हैं, और इंटरवल क्या हो गया कि आप दोनों के बीच में, दो आइटम्स के बीच में जो इंटरवल है या जो गैप है वो आप प्रिसाइसली एक्यूरेट बता पा रहे हैं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 29 आईसीटी, आप देख रहे हैं कैसे क्वेश्चंस बदल रहे हैं, कैसे यूनिट्स बदल रहे हैं, पैटर्न्स बदल रहे हैं। सो इसलिए आपको बोला जाता है कि आपको मॉक टेस्ट अच्छे से करके जाने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करके जाने चाहिए, ताकि आपको पता चले, या फिर अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपके लिए कुछ भी नया ना हो। अब अगर हम बात करते हैं डिजिट कीज की, डिजिट कीज मतलब जो हमारा न्यूमेरिक कीपैड होता है, ए का 2, दो ऑप्शंस गए। देन स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं हमारे, जैसे प्लस, एट द रेट, एम्पोसेंट, सो बी का 4th। नॉन प्रिंटेबल, बैक स्पेस, रिटर्न, स्पेस बार एंड फंक्शन कीज F1 F2 F3, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो हमारा जो विजुअल बेसिक है वीबी, इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से है, इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ टोटल सोलर पावर के हिसाब से। सबसे पहले आएगा हमारे पास राजस्थान, डिक्रीजिंग मतलब फ्रॉम हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट। सो सबसे पहले राजस्थान, फिर है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र एंड फिर है हमारे पास तमिलनाडु। सो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से,
साइकोमोटर डोमेन, परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। सो यहाँ पे सबसे पहले है परसेप्शन, फिर सेट है, फिर गाइडेड रिस्पॉन्स, फिर मैकेनिज्म एंड कॉम्प्लेक्स ओवर्ट, यानी ऑलरेडी हमें सीक्वेंस में ही दिए हुए थे। सो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे मैम साइकोमोटर का तो हमने पढ़ा आई एम पैम, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, नहीं, वो भी है और ये भी है, दो हमारे पास मॉडल्स आते हैं साइकोमोटर डोमेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से है। मैच द फॉलोइंग, ये मिशन लाइफ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं और ये एक्शंस दिए हैं, ठीक है। एनर्जी सेव्ड, एनर्जी सेव्ड का मतलब क्या है कि हम कारपूल यूज कर रहे हैं, दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। देन ई वेस्ट रिड्यूस, ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक क्या हो गया, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, बी का फोर्थ, दोनों में ही है, ठीक है। हेल्थी लाइफस्टाइल क्या है कि हम मेंस्ट्रुअल कप्स यूज कर रहे हैं या फिर हम, ये देखिए, अगर हम मेंस्ट्रुअल कप्स यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, ये हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक का आ जाएगा। और हेल्दी लाइफस्टाइल में हमारा आ जाएगा स्टार्ट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एट कम्युनिटी लेवल। तो यहाँ पे हमारा डी का वन ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इंडियन लॉजिक से पूछा गया, असर्शन रीजन। In Indian logic, a material fallacy is called hetvabhas, correct statement. In fallacious inference, the middle term appears to be a reason but is not a valid reason, correct statement है. So both are correct and it is the correct explanation of A. So answer 1 यहाँ पे correct बन जाएगा। अब देखिए, अब पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पैसेज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि क्यों आपको पैसेज प्रैक्टिस करनी चाहिए और क्यों आपने इसको स्किप नहीं करना है। अब देखिए, मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी, ठीक है। पहले एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट से। Conventional and outdated wisdom asserts that each have learning styles unique to ourselves. The implication is that if you don't learn using your preferred style, you will fail to acquire the knowledge desired. अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट बिकम्स एन एक्सक्यूज टू नॉट लर्न समथिंग। इन्होंने बोला कि अगर आप अपना प्रेफर्ड स्टाइल यूज नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे नॉलेज एक्वायर करने में। तो एक एक्सक्यूज क्या बन सकता है कि ईच पर्सन that each person has a unique learning style. So second line में ही आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया, दैट इज आंसर 4 कि अगर हर एक इंसान का एक यूनिक लर्निंग स्टाइल होता है, अगर आप वो यूज नहीं कर रहे हैं तो आप नॉलेज एक्वायर नहीं कर पाएंगे एंड इट इज एन एक्सक्यूज कि हम कुछ नया क्यों नहीं सीख पाते हैं। अब देखिए, सिलेक्ट द स्किल विच वुड बी द बेस्ट वन इन अ फास्ट चेंजिंग रैपिड लर्निंग एनवायरमेंट। जब आप ये पूरा पढ़ेंगे, अभी मैं ऐसे पढ़ नहीं रही हूँ, देखिए यहाँ से पढ़िए। Since all are designed to succeed brilliantly at the micro mastery concern, you have a perfect chance to increase your store of potential learning strategies. This in turn increases your ideational influency, that is your ability to switch between idea sets. Ideational influency सामने सामने है, बस आपको पता होना चाहिए कि कीवर्ड कैसे पकड़ना है एंड यू आर डन। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू पैसेज माइक्रो मास्टरी मीन्स, माइक्रो मास्टरी, ये देखिए माइक्रो मास्टरी, it enables you to experiment and use a vast array of different learning strategies. So the ability to experiment and apply diverse learning strategies. देखो ना, अब यहाँ पे इन्होंने डाइवर्स कर दिया, और वास्ट एरे का मतलब कि मतलब ही क्या होता है, डाइवर्स इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर वर्ड फॉर सीमलेसली कैन बी। ये तो बहुत बेसिक इंग्लिश है, सीमलेसली का मतलब क्या होता है, स्मूथ, कोई काम विदाउट एनी हिंडरेंस, ठीक है, विदाउट एनी बैरियर जो हो जाता है उसको हम सीमलेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडिएशनल इन्फ्लुएंसी, अभी मैंने आपको बताया था टू स्विच बिटवीन द आइडियाज जो कॉन्ट्राडिक्टरी है नेचर में। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने यहाँ पे डीआई और मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं रखे हैं क्योंकि डीआई और मैथ्स आपको मैं सोच रही हूँ कि मैं एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी
तो अभी जितने भी आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, आई एम ट्राइंग टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी कि मैं हर एक दिन आपकी जो 10 शिफ्ट हुए हैं उनके मैं आपके पास वीडियोस लेकर आऊँ। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।